हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो हमारा जेनेटिक्स का पार्ट 2 की बात करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है, ध्यान देना, पी है पार्ट 2। ठीक है, हमने जेनेटिक्स देखा था, क्या होती है जेनेटिक्स, आनुवांशिकता क्या होती है, और आनुवांशिकी के अंदर दो टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं हम। कौन कौन सी? एक तो आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, सेकंड कौन सा हो गया यानी विभिन्नता, वंशागति। फिर देखा था हमने, उस टर्मिनोलॉजी के अंदर आए थे। टर्मिनोलॉजी के अंदर देखा था हमने जीन के बारे में। जीन डीएनए के खंड पर कुछ ऐसे खंड, डीएनए के ऊपर उपस्थित ऐसे खंड जो क्या करेगा, किसी लक्षण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ध्यान देना, वहाँ बैठा बैठा क्या करेगा, कंट्रोल करेगा लक्षण को। ठीक है, लंबाई को, उसकी कलर को, फली के आकार को, फूल के आकार को, मतलब कहने का मतलब कलर को क्या करता है यानी लक्षण को क्या करता है, नियंत्रित करेगा। क्या कहलाएगा? अपना जीन कहलाएगा। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है एलील। क्या है? एलील। एलील इसको बोलते हैं हम युग्म विकल्पी। क्या बोलेंगे इसको? युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी बोलेंगे, एलील बोलेंगे। समझना एलील को। तो ये क्या हो गया भाई? अपना क्रोमोसोम। क्या हो गया भाई? सभी सुनेंगे, क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के अंदर कौन होता है? डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर कौन होगा? डीएनए होगा। सबको पता है क्या होगा इसके अंदर? डीएनए। और ध्यान देना, इसके अंदर ये वहां पर मौजूद है कौन? जीन। कौन मौजूद है भाई यहां पर? जीन। हाँ, एक और बात बता देता हूं मैं आपको। ये हो गया क्रोमोसोम, ये हो गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमेशा दो दो की जोड़ी में होंगे। अरे याद आ रहा होगा आपको, ये क्या हो गया? क्रोमोसोम क्रोमोसोम क्रोमोसोम, बहुत सारे 23 क्रोमोसोम ये वाले, 23 क्रोमोसोम ये वाले। ये दोनों आपस में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कहलाते हैं संजात गुणसूत्र। कौन से वाले क्रोमोसोम कहलाएंगे? ये समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। तो आपस में ये गुणसूत्र है कौन से वाले? समजात गुणसूत्र। कौन से है भाई? सजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र। सुनना, एलील क्या होता है इसको समझना है, रटना नहीं, बिल्कुल एलील का। ठीक है, इस समजात गुणसूत्र के ऊपर एक जीन पाया गया इस गुणसूत्र के अंदर। अरे गुणसूत्र के अंदर कौन? डीएनए। और डीएनए के अंदर कौन होता है? जीन, जो क्या करेगा, लक्षण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। एक यहां पर क्या हुआ, जीन मौजूद था। ये जीन किसके लिए मौजूद था? ये क्या करता है, प्लांट की लंबाई बढ़ाता है। समझना, प्लांट की क्या बढ़ाई? उसने लंबाई के लिए जिम्मेदार होगा। अरे कैसे होगा? याद आ रहा होगा आपको, जीन आरएनए बनाता है, आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन से क्या हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया। प्रोटीन से क्या होता है? एंजाइम बनते हैं, और वो एंजाइम क्या बोलता है? लंबाई को बढ़। तो लंबाई बढ़ाने का ये काम करता है। इसके ऊपर मौजूद समजात गुणसूत्र पे मौजूद ये वाला कौन हो गया? जीन हो गया, जो बढ़ाता है किसको? लंबाई को बढ़ाता है। दूसरे वाले गुणसूत्र की मैं बात करूं तो दूसरे वाले गुणसूत्र के अंदर भी मौजूद था क्या? जीन था, लेकिन जीन क्या हो गया? उत्परिवर्तित हो गया। क्या हो गया उसके अंदर? उत्परिवर्तन हो गया। उत्परिवर्तन कहने का मतलब क्या हो गया? उसके अंदर म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? म्यूटेशन। अरे म्यूटेशन कहने का मतलब क्या होगा? डीएनए की जो श्रृंखला है उसके अंदर क्या आ गई? बदलाव आ गया। डीएनए की जो श्रृंखला होगी उसके अंदर क्या आ गया? बदलाव आ गया, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन ऐसे, म्यूटेशन का मतलब समझो खराब हो गया, इतना समझो। म्यूटेशन का मतलब क्या हो गया? खराब हो गया। अब ये खराब हो गया तो बताओ, क्या ये प्रोटीन बनाएगा? क्या नहीं। क्या ये आरएनए से प्रोटीन और प्रोटीन से एंजाइम बनेगा? क्या नहीं। अरे क्योंकि उसको बनाने वाला जो जीन है वो क्या हो गया? खराब हो गया। क्या हो गया भाई? खराब हो गया। तो अब वो कभी भी नहीं बना सकते हैं एंजाइम। अगर एंजाइम नहीं बनाएंगे तो क्या अब प्लांट लंबा होगा? क्या नहीं होगा। अगर लंबा नहीं होगा तो ये कैसा हो जाएगा? बोना का बोना रह जाएगा। बात में आगे क्या? तो दो समजात गुणसूत्र पे मौजूद जीन, लेकिन ध्यान देना, दोनों के दोनों कैसे? विपरीत। कैसे होते हैं? विपरीत। दोनों के दोनों विपरीत लक्षण को कैरी करने का काम करेंगे। क्या कहलाएंगे? ये युग्म विकल्पी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी कहलाते हैं। अब दोनों ने मिलकर क्या किया? एक लक्षण को नियंत्रित किया। कौन सा वाला? लंबाई का लक्षण को नियंत्रित किया। और दोनों के दोनों कैसे? विपर्यासी। विपर्यासी कहने का मतलब उल्टे। दोनों के दोनों अंदर उल्टे लक्षण पाए जाते हैं। एक लंबाई को बढ़ाता है, एक क्या करेगा? लंबाई को घटाने का काम करेगा। यानी वो प्लांट क्या रहेगा? बौना रहेगा। इतनी बात समझो।
इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, मिला के क्या बोलेंगे इसको, दो जीन है। अरे भाई दो जीन है जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्या बोलेंगे उसको हम युग्म विकल्पी एलील बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, युग्म विकल्पी, या फिर क्या बोलेंगे इसको, एलील बोलेंगे। तो एलील का मतलब क्या हो गया, युग्म विकल्पी। इसको आपको ध्यान रखना, एलील ही ध्यान रखना है, एलील। ठीक है, मतलब क्या हो गया इसका, किसी लक्षण विशेष को नियंत्रित करने वाले किसी विप्रियासी लक्षण को, विप्रियासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीनों के समूह को, लक्षण करने वाले जीन को युग्म विकल्पी, या फिर क्या कहेंगे हम, अलील कहते हैं। अब बात समझो वापस, क्या हुआ, किसी विप्रियासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन। विप्रियासी लक्षण कहने का मतलब ये क्रोमोसोम, एक बार फिर समझिए, ये क्रोमोसोम हो गए, दोनों गुणसूत्र, दोनों के ऊपर जीन है, दोनों के ऊपर क्या है, जीन है। एक प्लांट को क्या करता है, एक प्लांट क्या करेगा, उसके अंदर एक लक्षण है, वो जीन है, वो क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है, और उस एंजाइम की वजह से बीज कैसा होता है, पीला, बीज का कलर कैसा होता है, पीला। तो दूसरा वाला क्या करेगा, ध्यान देना, दूसरा वाला क्या करेगा, उसके अंदर एंजाइम नहीं होगा, इसके अंदर एंजाइम नहीं होगा, तो जो बीज होगा वो पीला नहीं होगा, तो वो कैसा रहेगा, हरा का हरा रहेगा। कैसा रहेगा, वो हरा का हरा रहेगा। तो उसने प्रदर्शित नहीं किया, इसने प्रदर्शन कर लिया, तो क्या हो गया, किसी विप्रियासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले, ठीक है, नियंत्रित करने वाले, किसी विपरीत लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन को क्या बोलेंगे हम, युग्म विकल्पी बोलेंगे। ध्यान देना, जो भी हमारे अलील होते हैं वो समजात गुणसूत्रों के ऊपर मौजूद होंगे और दोनों समान लोकस पे होंगे। अरे लोकस कहने का मतलब क्या हो, एक बात को समझना, ये हो गए हमारे गुणसूत्र होंगे, जीन होंगे विप्रियासी जोड़े। जीन कहने, अगर आपको समझ में नाम सुना जाए अलील कहने का मतलब दो जीन, हाँ समझना, अलील कहने का मतलब दो जीन, और दोनों के दोनों एक दूसरे के उल्टे, एक लंबाई के लिए होगा तो एक किसके लिए होगा, उसके बौनेपन के लिए होगा। बात समझ में आ रही क्या। और ध्यान देना, दोनों के दोनों एक ही जगह पे पाए जाएंगे। एक गुणसूत्र के इस भाग में अगर मौजूद है तो दूसरे वाले गुणसूत्र के इसी भाग में मौजूद होंगे, ये नीचे नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा, ये उसी स्थान के ऊपर पाए जाएंगे, उसके जस्ट ठीक सामने पाए जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, एक क्या करेगा, लक्षण को नियंत्रित करता है, एक क्या करेगा, लक्षण को नियंत्रित नहीं करेगा। और इनके दोनों की जोड़ी को क्या बोलेंगे हम, अलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, अलील बोलेंगे, युग्म विकल्पी बोलेंगे। अरे इसका नाम ही क्या है, क्या युग्म विकल्पी हो गया। अब ध्यान देना, मजे की बात सुनना कि यहां पर जो युग्म विकल्पी है, एक मैंने ये क्रोमोसोम बनाया, एक ये क्रोमोसोम बनाया, दोनों बनाए, बात समझ में आ रही क्या। अब इसके ऊपर मौजूद है ये वाला जीन मौजूद है, बताओ क्या ये अलील है, क्या बिल्कुल है अलील। अब लंबाई के लिए जो अलील है उसको बोलूंगा मैं कैपिटल टी, क्या बोलूंगा मैं इसको, कैपिटल टी बोलूंगा। और जो लंबाई के लिए नहीं है उसको क्या बोलूंगा मैं, स्मॉल टी। जो बौनेपन के लिए है उसको मैं क्या बोलूंगा, स्मॉल टी। तो युग्म विकल्पी एलील का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यानी क्या हो गया सर, गुणसूत्र के अंदर, डीएनए के ऊपर मौजूद, डीएनए के अंदर दो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, दो जोड़ियां होती है, ऐसे दो सेट होते हैं लंबे लंबे। तो वहां पर क्या होगा, दोनों के अंदर मौजूद जीन दोनों के दोनों विपरीत लक्षण वाले होंगे। अब देखो समझना, ये जो आगे अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होगा, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, अप्रभावी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अप्रभावी। ये प्रभावी हुआ, उसने कलर दिया आगे, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, प्रभावी बोलेंगे। खैर उसकी बात हम आगे करेंगे। तो ये क्या हो गया, जीन हो गया। बात में आ रही क्या। अब हम बहुत सारे और भी जीन बनाते हैं, ये जीन हो गया, ये जीन मतलब युग्म विकल्पी यानी अलील। ध्यान देना, अगर मैं बात करूं कि भाई हाँ प्लांट के कलर का बनाओ, पादप के कलर का बनाओ, तो कलर कैसा होगा, या तो कैसा होगा, उसका बीज का कलर येलो होगा, पीला होगा, तो ये स्मॉल होगा, तो क्या हो गया, ये अपना छोटा, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, एलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एलील।
हाँ, अगर मैं बोलूं लंबाई का बनाओ कैपिटल, ये क्या हो गया स्मॉल, ये दोनों जोड़ा क्या कहलाएगा अलील कहलाएगा। ठीक है, हो गया अपना अलील, बात समझ में आ गई होगी। अलील कहने का मतलब दो जीन दोनों के दोनों विपरीत, दोनों के दोनों विपरीत, उनका समूह क्या कहलाएगा अलील कहलाएगा, खत्म बात। दो विपरीत जीन क्या कहलाते हैं अलील कहलाते हैं। चलते हैं आगे। हाँ, थर्ड टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, सम युग्मजी, सम युग्मक जी। होमोजाइगस, क्या बोलेंगे इसको होमोजाइगस बोलेंगे, सम युग्मजी बोलेंगे। सम युग्मजी का मतलब क्या हो गया एलील, देखो बात को समझना, ये अलील, ये अलील हो गया, ध्यान देना। इस अलील के ऊपर कैपिटल टी, कैपिटल टी कहने का मतलब बताओ सभी, हाँ कैपिटल टी कहने का मतलब क्या हो गया लंबाई के लिए। अगर ये भी अगर प्लांट की लंबाई के लिए होगा, ध्यान देना, लंबाई के लिए अगर होगा, दोनों एक जैसे, ये भी लंबाई के लिए, ये भी लंबाई को बढ़ाता है, अरे बात समझो, ये भी लंबाई के लिए और ये भी लंबाई को बढ़ाएगा, दोनों के दोनों प्रभावी हैं। बात समझ आ रही क्या, जो अगली पीढ़ी में शो होते हैं उसको प्रभावी बोलते हैं। देखो ये भी क्या है कैपिटल टी, ये भी क्या है कैपिटल टी, तो ये कैसा हो गया भाई अपना सम युग्मजी, कैसा होगा सम युग्मजी। हाँ, ये स्मॉल, ये स्मॉल, ये भी कलर, ये भी क्या करेगा पादप की लंबाई नहीं बढ़ाता है, ये भी क्या करेगा लंबाई नहीं बढ़ेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे हम सम युग्मजी। अरे दिखने में कैसे है दोनों समान, अगर दोनों एलील बिल्कुल समान हो, एक जैसे हो, एक जैसे हो, बिल्कुल विपरीत ही नहीं हो, एक जैसे हो, क्या बोलेंगे इसको होमोजाइगस, यानी क्या बोलेंगे इसको सम युग्मजी बोलेंगे। तो ये क्या हो गया भाई अपना समान हो गया। अब बात करेंगे विषम युग्मजी की। विषम युग्मजी क्या होता है, तो अपनी 4 नंबर हो गई विषम युग्मजी। विषम युग्मजी कहने का मतलब हो गया हेटेरोजाइगस, क्या बोलेंगे इसको हेटेरोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस को समझो, हेटेरोजाइगस कहने का मतलब ये जीन और ये जीन दोनों मिलाकर क्या बोलेंगे अलील। बात में आ रही है क्या, दोनों मिलाकर क्या बोलेंगे अलील। एक है लंबाई के लिए, एक है उसके बौनेपन के लिए, बताओ दोनों अलग अलग है या समान है। हाँ बहुत बढ़िया, ये दोनों कैसे हैं अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या कहलाएगा भाई अपना विषम युग्मजी। क्या कहलाएगा, ये विषम युग्मजी कहलाएगा। अगर दोनों समान होते हैं तो क्या कहलाएगा, ये सम युग्मजी, और दोनों अलग अलग हैं तो क्या कहलाएगा, ये विषम युग्मजी कहलाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो अगर आपको दिखाई दे वाई वाई, बताओ ये कैसा सम युग्मजी। अगर आपको दिखाई दे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैसा हो गया, हाँ बहुत बढ़िया, कैसा हो गया विषम युग्मजी हो गया। बात समझ में आ रही है क्या। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। निम्न में से अलील, अलील यानी क्या हो गया युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी हैं। ऑप्शन दे रखा आपके सामने, हाँ भाई बताओ इसमें से एलील कौन सा है, युग्म विकल्पी कौन सा है, बात समझाना। हाँ आपको बोला गया सभी का आंसर देखते हैं क्या होगा। बताया गया एलील कहने का मतलब क्या हो गया, दोनों के दोनों एक ही गुणसूत्र पे, दोनों के दोनों समजात गुणसूत्र पे, एक इस वाले गुणसूत्र पे एक इस वाले गुणसूत्र पे, दोनों के दोनों समजात गुण। लेकिन ध्यान देना दोनों के दोनों समान लोकस पे होगा, एक ही
स्थान पे होगा, उसकी जो पोजीशन होगी वो समान होगी। ये इस गुणसूत्र के अंदर तो है यहां पर, इसमें है यहां पर, क्या ये दोनों समान स्थिति पे है क्या? नहीं, ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये एक ही गुणसूत्र के ऊपर ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, क्या एक गुणसूत्र के ऊपर दो जीन समान प्रकार के क्या मौजूद हो सकते हैं? क्या हो सकता है, लेकिन ये एलील नहीं कहलाएगा। ध्यान देना, एलील तो वो होगा जो दो विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करता है, और ध्यान देना दोनों के दोनों समजात गुणसूत्र पे पाए जाते हैं। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ये देखो, ये क्या हो गया? ये गुणसूत्र, ये हो गया ये गुणसूत्र, ये दोनों के ऊपर पाया गया और दोनों के दोनों समान स्थिति में पाया गया। तो क्या बोलेंगे इसको हम कि हाँ यही क्या होगा? अलील होगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। निम्न में से विषम युग्मजी एलील बताना है आपको। विषम युग्मजी एलील कौन कौन से हैं? तो ये बताना है विषम युग्मजी एलील। हाँ भाई बताओ, इसमें से विषम युग्मजी कौन सा? हमने बात की दो चीजों की, क्वेश्चन के फॉर्म में समझिए। बात की हमने दो चीजों की। सम युग्मजी कहने का मतलब भाई समान, सम युग्मजी कहने का मतलब समान। अरे इतना समझ लो कि अल्फा, सम युग्मजी कहने का मतलब एक जीन के ऊपर, जो एक एलील के ऊपर ये जीन और ये जीन दोनों के दोनों समान, दोनों के दोनों समान और दोनों के दोनों प्रदर्शित होने वाले, दोनों के दोनों लक्षण को नियंत्रित करने वाले, ये कैपिटल, तो ये भी क्या? कैपिटल। और या फिर क्या हो गया? ये स्मॉल, ये नियंत्रित नहीं कर रहा है तो ये भी नियंत्रण नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों एकदम समान होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? सम युग्मजी। ठीक है, तो बताओ सभी इसमें क्या होगा? ये स्मॉल टी, स्मॉल टी, क्या ये सम युग्मजी है क्या? बिल्कुल है, लेकिन हमें तो क्या पूछा है? विषम युग्मजी। तो क्या होगा? ये नहीं है सर, ये तो कैसा है? सम युग्मजी। अरे भाई ये तो बिल्कुल ही समान है, आपस में दिख रहे हैं समान, क्या होगा? ये भी कैसे होते हैं भाई? अपने सम युग्मजी हैं। हाँ ये देखो, एक कैपिटल एक स्मॉल, अरे दोनों के दोनों अलग 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 होंगे, उसको क्या बोलेंगे? विषम युग्मजी। बस इतना समझ लो, एक सीधी सी ट्रिक, अल्फाबेट को देखना है। अगर कैपिटल कैपिटल है समान, या तो स्मॉल स्मॉल है तो समान। अगर एक कैपिटल एक स्मॉल है तो क्या हो गया भाई? अपना विषम युग्मजी हो गया। बिल्कुल ये विषम युग्मजी है। ये भी कैसा है? अपना सम युग्मजी है। हाँ बहुत बढ़िया। एक है अपना आर कैपिटल, एक क्या हो गया? स्मॉल, तो ये भी कैसा है? अपना विषम युग्मजी है। डब्ल्यू डब्ल्यू दोनों के दोनों कैसे? सम युग्मजी। तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए, इसको देखिए, ये कैसा है? कैपिटल, एक कैसा है? स्मॉल। तो बताओ ये कैसा हो गया? विषम युग्मजी। तो इसमें से विषम युग्मजी कौन से हो गए? कितने हो गए? एक, दो और तीन। तीन कैसे हो गए भाई? अपने विषम युग्मजी हो गए। बातें समझ में आ रही क्या? अगर मैं पूछूं इसमें से सम युग्मजी कौन सा, तो सम युग्मजी हो गया ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये कैसे हो गए? दोनों के दोनों सम युग्मजी हो गए। और कौन सा हो गया? ये भी कैसा? सम युग्मजी। और ये भी कैसा हो गया? सम युग्मजी हो गया। अरे बात समझ में आ रही क्या? तो ये हो गया अपना सम युग्मजी, और कौन सा हो गया? विषम युग्मजी हो गया। ठीक है, पांचवें टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट, और दूसरी बात करेंगे हम अप्रभावी। अप्रभावी इसको बोलेंगे हम रेसेसिव। क्या बोलेंगे इसको? रेसेसिव बोलेंगे। डोमिनेंट और क्या बोलेंगे इसको? रेसेसिव बोलेंगे। अब प्रभावी कहने का मतलब क्या हुआ, समझना इतना। प्रभावी कहने का मतलब क्या हो गया? प्रभावी कहने का मतलब क्या हो गया? ये एक जीन था, इसके ऊपर ये जीन, इसके ऊपर ये जीन, ध्यान देना। अब ये था अपना कौन सा वाला? कैपिटल, ये क्या था? स्मॉल।
इसने क्या किया, डीएनए बनाया, उसके ऊपर ये डीएनए था, डीएनए से क्या बनाया उसने आरएनए, आरएनए से क्या बनाया प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या बनाया एंजाइम, और उसने फाइनली उस पौधे के अंदर क्या कर दिया, लक्षण को प्रदर्शित किया। समझो, लक्षण को क्या किया उसने, प्रदर्शित किया। अरे आगे जाकर क्या किया, उसको एक्सप्रेस किया। बात समझ में आ रही क्या? अरे भाई ये जीन काम वाला है, अभी ऑन है जीन, ये जीन क्या है, ऑन है, यानी काम करने वाला जीन है। उसने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और एंजाइम बनाया। क्या ये आगे जाकर ये अपने लक्षण प्रदर्शित करेगा? क्या बिल्कुल करेगा। लक्षण प्रदर्शित किया, ये क्या कहलाता है, प्रभावी। बताओ इसमें से ये जीन जो स्मॉल वाला है वो कैसा था, अपना खराब था, तो उसने क्या किया, लक्षण प्रदर्शित किया? क्या नहीं किया, उसने लक्षण को प्रदर्शित नहीं किया। हम कह सकते हैं छाती ठोक के कि ये कैसा होगा, अप्रभावी होगा। कैसा होगा, ये अप्रभावी होगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो करेक्टर कितने होंगे यहां पर, जो लक्षण होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं। एक तो होता है कौन सा, प्रभावी, दूसरा कौन सा होता है, अप्रभावी। प्रभावी कहने का मतलब क्या हो गया भाई, प्रभावी कहने का मतलब क्या हो गया, वे लक्षण जो प्रदर्शित होते हैं, वे लक्षण जो प्रदर्शित होते हैं, वे लक्षण जो प्रदर्शित होते हैं क्या कहलाते हैं, वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जो प्रदर्शित होंगे क्या कहलाते हैं भाई, वो प्रभावी लक्षण कहलाएंगे। और इसमें क्या हो गया, वे लक्षण जो प्रदर्शित नहीं होते, वे लक्षण जो प्रदर्शित नहीं होते। बात समझ में आ रही है क्या? अरे भाई आगे F1 पीढ़ी के अंदर दिखेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको प्रभावी बोलेंगे। जो नहीं दिखेंगे, अरे आगे जाकर वो बिल्कुल नहीं दिखेंगे, छुपे के छुपे रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, हम अप्रभावी बोलेंगे। बात तो समझ में आ रही है क्या? अब बताओ प्रभावी लक्षण कौन कौन से होंगे, पादप की लंबाई, और ध्यान देना इसको हमेशा कैपिटल से लिखेंगे। किसे लिखेंगे हम, कैपिटल से। कैपिटल कहने का मतलब बड़े अक्षरों में लिखेंगे, बड़े अक्षर में, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, कैपिटल वाई, या फिर क्या हो गया डब्ल्यू, जो भी हैं आर, इसको बड़े में लिखेंगे हमेशा। जो प्रभावी लक्षण होंगे उसको लिखते हैं हम किस में, बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रभावी लक्षणों को बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा और अप्रभावी को हमेशा छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। जैसे कि हो गया बौनापन का लक्षण, जैसे कि क्या हो गया, बौनापन का लक्षण हो गया, और इसको हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा। जैसे कि हो गया स्मॉल टी, स्मॉल वाई, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, स्मॉल आर। ये सारे जो लक्षण होंगे उसको क्या बोलेंगे, हम अप्रभावी लक्षण बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या सबको? ठीक है, चलते हैं आगे। यानी प्रभावी और अप्रभावी लक्षण हमने देख लिए। अगली टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, टर्मिनोलॉजी नंबर 7, लक्षण प्रारूप। और यहां पर बात करेंगे हम जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, यानी इसको बोलेंगे हम फिनोटाइप और इसको बोलेंगे हम जीनोटाइप। फिनोटाइप तथा इसको क्या बोलेंगे हम, जीनोटाइप। यानी लक्षण प्रारूप और कौन सा हो गया भाई अपना, जीन प्रारूप। अब इसको समझना, लक्षण प्रारूप का कहने का मतलब क्या हो गया। अरे भाई चीजों को समझना, बड़ी मजेदार चीजें हैं। लक्षण प्रारूप कहने का मतलब क्या हो गया, हाँ, लक्षण प्रारूप कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसे समझो उसको, एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा पौधा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसा है भाई वो, कैपिटल टी स्मॉल टी। बताओ ये पौधा लंबा होगा कि बौना होगा, ये पौधा लंबा होगा कि बौना होगा, समझना। अरे इसके अंदर दो जीन है, एक तो कौन सा, प्रभावी,
एक कौन सा है? अप्रभावी। जब तक ये मौजूद होगा, जब तक ये मौजूद होगा ये प्रदर्शित होगा। सीधी सी बात है भाई, प्रभावी लक्षण है तभी क्या होगा? प्रदर्शित होगा। ये प्रदर्शित होगा यानी पादप कैसा है? ये लंबा। कैसा है ये पादप? लंबा। बात में आ गई क्या? पादप कैसा है? ये लंबा, क्योंकि इसके अंदर एक कैपिटल टी मौजूद है। अरे भाई कैपिटल टी अगर मौजूद है, प्रभावी लक्षण मौजूद है, प्रभाव प्रकट करेगा, पादप की लंबाई बढ़ेगी। पादप की लंबाई बढ़ती है तो ये उसका बाहर से देखेंगे। हमने तो क्या किया? बाहर से देखा, अंदर झांक के थोड़ी देखा हमने। अंदर झांक के नहीं देखा कि इसके अंदर छोटा लक्षण भी मौजूद था, छोटे जो लक्षण के लिए जो जीन था वो भी मौजूद था, लेकिन हमने तो केवल और केवल बाहर से देखा। बाहर से देखा, बाहर से देखने पर मुझे कैसा लगा? लंबा लगा। तो क्या बोलूंगा मैं इसको? लक्षण पारू। बाहर से जो हम देखते हैं लक्षण को, बाहर से जो हम लक्षण को देखते हैं क्या कहलाएगा भाई? ये लक्षण प्रारूप कहलाएगा, यानी फिनोटाइप कहलाएगा। जीन का बाहरी स्वरूप, जीन का बाहरी स्वरूप लक्षण प्रारूप कहलाता है। लक्षण प्रारूप कहलाता है। बाहरी स्वरूप कहने का मतलब क्या हो गया भाई? बाहर से देखा हमने, जीन को अंदर जाके नहीं देखा कि भाई जीन है जो अलील है। हमने तो केवल और केवल प्लांट को देखा कि प्लांट लंबा है, यानी क्या हो गया? ये लंबा है, ठीक है। लेकिन अंदर झांक के थोड़ी देखा है कि इसके अंदर कैपिटल और स्मॉल दोनों हैं, और जो लंबाई बढ़ी है वो किसकी वजह से बढ़ी है? कैपिटल की वजह से बढ़ी है। ये हमने नहीं देखा। अब और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर जीन प्रारूप के अंदर यहां पर पौधे हैं अपने, कौन सा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे भाई कैपिटल टी स्मॉल टी एक पौधा है, पौधे के अंदर दो जीन है। बात को समझो, एक पौधा, पौधे के अंदर दो जीन, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। बताओ पौधा कैसा होगा? लंबा होगा कि बौना होगा? सीधी सी बात है। जब जब ये मौजूद है किसी को ऊपर आने नहीं देगा, ये प्रदर्शित हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये कैसा है? प्रभावी है। अरे इसने तो क्या कर दिया? उसका जीन तो खराब है, स्मॉल जीन तो क्या यहां पर खराब है, ठीक है। बात में आ गई क्या? तो एक है अपना कौन सा? स्मॉल टी, स्मॉल टी। एक क्या है अपना? स्मॉल। एक क्या है अपना? कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है। अब बात करते हैं आप तीनों। इसका मतलब क्या हुआ? इनका एक जीन सही है। कौन सा वाला जीन सही है? जो प्रदर्शित होता है वो सही है। सीधी सी बात है, प्लांट कैसा होगा? लंबा होगा। इसमें क्या हुआ? दोनों के दोनों छोटे और दोनों के दोनों जीन खराब। अरे भाई दोनों को दोनों जीन खराब है, क्या प्रदर्शित होंगे? क्या क्या लक्षण को दिखाएंगे? क्या बात समझाना, क्या लक्षण को दिखाते हैं क्या वो? नहीं। अगर भाई वो लक्षण को नहीं दिखाएंगे तो प्लांट कैसा होगा? बोना का बोना। कैसा होगा? बोना का बोना। हाँ, अब बताओ इसमें ये कैसा? दोनों और दोनों के दोनों कैसे? प्रभावी। तो प्लांट कैसा होगा? लंबा होगा। कैसा होगा? लंबा। ये तो हमने बाहर से देखा है, केवल प्लांट बना इसका लंबा बोना लंबा, लंबा बोना लंबा बना यहां पर प्लांट। अब बात बताओ, बाहर से देखा हमने, क्या कहलाएगा? लक्षण प्रारूप। क्या कहलाएगा? ये लक्षण प्रारूप कहलाएगा, यानी उसका फिनोटाइप कहलाएगा। लेकिन मैं उसके अंदर झांक के देखता हूं, सुनना सभी, सुनना। अगर मैं अंदर झांक के देखता हूं, अगर मैं अंदर झांक के देखता हूं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या ये लंबा तो है? क्या ये शुद्ध लंबा है क्या? नहीं। ये शुद्ध लंबा है क्या? नहीं, ये शुद्ध लंबा नहीं है। ये कैसा है भाई? अशुद्ध लंबा। कैसा है ये? अशुद्ध लंबा है। बात में आ गई क्या? क्या बोलेंगे इसको? इम्प्योर टॉल बोलेंगे, अशुद्ध लंबा। ये कैसा है? ये शुद्ध बोना है। ये कैसा है? शुद्ध लंबा। कैसा है भाई? ये शुद्ध लंबा है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, किसी भी प्रकार की इसके अंदर अशुद्धि नहीं है। बात में आ गई क्या? ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। तो हमने क्या किया? शुद्ध अशुद्ध की बातें की, यानी हमने उसके अंदर जाके देखा। अरे बात समझना, हमने प्लांट के जीनी संरचना को देखा, अंदर जाके। हमने बाहर से केवल ऐसा नहीं बोला, हाँ प्लांट लंबा है यानी क्या हो गया? बोना, लंबा बोना, यानी बाहरी स्वरूप लक्षण प्रारूप। लेकिन हम जाके उसके जीन को देखते हैं, अरे अंदर में क्या ये रियल में शुद्ध लंबा है या नहीं है, शुद्ध बोना है या नहीं है। हाँ, तो हमने क्या देखा? उसका जाके जीन देखा। पादप का क्या देखा हमने? जाके जीन देखा, ठीक है। तो क्या होगी? लक्षण की जीनी संरचना। जीनी संरचना, जीनी संरचना कहने का मतलब क्या हो गया? आंतरिक, आंतरिक लक्षण,
जीन प्रारूप कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? वो जीन प्रारूप कहलाएगा। यानी जीन की संरचना जाके देखना, खत्म बात। बाहर से देख रहा हूं मैं लंबा बौना है, कोई बात नहीं, क्या कहलाएगा? मेरा लक्षण प्रारूप कहलाएगा। और मैं अगर जाके उसके जीन को देखूं अंदर जाके, क्या कहलाएगा? वो जीन प्रारूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो जीन प्रारूप कहलाएगा। बात समझ में आ गई क्या? लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, समझ में आ गया क्या? चलो ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप बताइए। ठीक है, जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप बताइए। बताओ, टोटल ये आपके सामने पौधे हैं, उसका मुझे बताना है जीन प्रारूप और कौन सा वाला? लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप और बताना है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप बताना मतलब आपको ये बताना है टोटल लंबे कितने, टोटल बौने कितने, ये बताना है। ये बताओगे जब बाहर से देख के, ये क्या कहलाएगा? मेरा लक्षण प्रारूप। और अंदर जाके बताओगे तो वो क्या कहलाएगा? लक्षण प्रारूप। हाँ, सभी क्वेश्चन को करेंगे। हाँ, सभी ने कर लिया होगा। जीन प्रारूप कहने का मतलब अंदर वाला। हम देखते हैं सबसे पहले जीन प्रारूप को देखते हैं। ये देखो क्या है? शुद्ध है क्या? बिल्कुल शुद्ध है। ये क्या कहलाएगा? शुद्ध। ये क्या है भाई? अपना अशुद्ध। देखो इसके अंदर क्या है? इम्प्योरिटी है, एक प्रभावी एक अप्रभावी। ये क्या कहलाएगा? उसके अंदर जाके देखा हमने। हाँ, ये क्या कहलाएगा? अपना शुद्ध। अरे शुद्ध बोना है। ये क्या कहलाएगा? वापिस अशुद्ध। क्या कहलाएगा भाई? ये अशुद्ध कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? वापिस ये भी क्या कहलाएगा? अशुद्ध कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? शुद्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये शुद्ध कहलाएगा। हाँ, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? कैपिटल टी कितना? देखो शुद्ध शुद्ध कितने? तो कैपिटल टी कितने? एक। और कोई है क्या यहाँ पर? कैपिटल टी नहीं है। स्मॉल टी कैपिटल टी कितने? स्मॉल टी कैपिटल टी एक, दो और कितने हो गए? तीन। तो क्या हो गया अपना? 1:2। हाँ, और कौन सा? स्मॉल टी कितने हैं? 2। तो क्या हो गया? 1:2:2। अरे बात में आ गई क्या? नहीं भाई, यहाँ पर क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, 3 हो गए। ठीक है, 1:3:2। बात में आ गई क्या? यानी उसमें एक कैसा है? शुद्ध लंबा। एक कैसा है? शुद्ध लंबा। 3 कैसे हैं? अशुद्ध लंबे। अरे बहुत बढ़िया। क्या क्या होंगे? 3 अशुद्ध लंबे। और 2 कैसे होंगे? शुद्ध बौने। 2 कैसे होंगे? शुद्ध बौने। हाँ, लक्षण प्रारूप की बात करूं, बाहर से देख के बताना है लंबा है कि बौना है। हाँ बताओ, ये कैसा होगा? लंबा। ये भी कैसा होगा? लंबा। अरे भाई सीधी सी बात है, एक अगर दिख रहा है प्रभावी, प्रदर्शित होगा। बहुत बढ़िया। ये क्या होगा? प्रदर्शित होगा। तो ये क्या कहलाएगा भाई? लंबा हो जाएगा पौधा। हाँ, ये कैसा? बौना। ये कैसा हो जाएगा? बौना हो जाएगा। हाँ, ये उसमें देखो एक प्रभावी है, सीधी सी बात है, क्या होगा? लंबा। ये कैसा होगा? एक प्रभावी दिख रहा है आपको, ये भी कैसा होगा? लंबा। ये कैसा होगा? बौना। अब बताओ मुझे बौने कितने और लंबे कितने? 1 2 3 4। 4 तो मुझे दिखे लंबे। अरे बहुत बढ़िया भाई। लंबा कितना? 4। बौने कितने? बौने कितने हो गए? बौना 1 और कितना हो गया? 2। बौने कितने? 2। हाँ, तो इसका लक्षण प्रारूप कितना आया भाई? 2:4। कितना आया? 2:4। यानी बौने और लंबा कितना आया? 2:4। बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। बस इतना ही लक्षण प्रारूप और कौन सा हो गया भाई? अपना जीन प्रारूप।
चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। चलते हैं अगली टर्मिनोलॉजी की और बात करते हैं। प्रभावी और अप्रभावी समझ में आ गया सबको। अब एक बार एक झलक के अंदर सारे देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा अभी तक। हाँ, सबसे पहले हमने क्या देखा था, जीन। जीन क्या होगा, सबको समझ में आ रहा होगा, यानी क्या होगा, डीएनए के ऊपर खंड है ऐसा जो क्या करेगा, लक्षण को नियंत्रित करता है। क्या करेगा, लक्षण को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करने वाला, लक्षण को क्या करेगा, नियंत्रित करने वाला। सेकंड क्या देखा था हमने, एलील। क्या देखा था भाई, एलील। एलील करने का मतलब क्या हो गया, विपर्यासी लक्षणों का समूह, विपर्यासी लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले जीन का जोड़ा, जीन का जोड़ा। एलील कहने का मतलब, बहुत बढ़िया, दो विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन का क्या हो गया, जोड़ा, जिसमें एक कैसा प्रभावी, दूसरा कैसा हो गया अप्रभावी। एक प्रदर्शित होगा, दूसरा प्रदर्शित नहीं होगा। हाँ भाई, थर्ड बात की थी हमने किसकी, समयुग्मजी। समयुग्मजी कहने का मतलब क्या हो गया, होमोजाइगस, यानी दोनों अगर समान हैं, दोनों अगर स्मॉल हैं, दोनों समान होने चाहिए, क्या कहलाएगा, समयुग्मजी कहलाएगा। और बात की हमने किसकी, विषम युग्मजी की। विषम युग्मजी की बात करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों कैसे होंगे अपने, विषम युग्मजी। कैसे होंगे ये, विषम युग्मजी। बात में आ रही क्या, विषम युग्मजी कहने का मतलब दोनों के दोनों, एक प्रभावी एक अप्रभावी, प्रभावी तथा अप्रभावी का जो जोड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, विषम युग्मजी बोलेंगे। फिर क्या देखा था हमने, प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी तथा अप्रभावी। प्रभावी कहने का मतलब क्या हो गया, जो F1 पीडी में शो होता है, जो F1 पीडी में शो होता है, जैसे कि क्या हो गया, कैपिटल टी, ये क्या हो गया, इसमें से ये लक्षण कैसा, प्रभावी, ये लक्षण कैसा हो गया, प्रभावी, ये लंबाई को बढ़ाता है। बात में आ रही क्या, हाँ। और स्मॉल टी या फिर इसमें बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें ये वाला कैसा हो गया, अप्रभावी। कैसा हो गया भाई, अप्रभावी, जो प्रदर्शित नहीं होगा। अगली बात की हमने किसकी, जीन प्रारूप, जीन प्रारूप की, और किसकी, लक्षण प्रारूप की। जीन प्रारूप तथा किसकी बात की हमने, लक्षण प्रारूप की। जीन प्रारूप कहने का मतलब क्या हो गया, उसकी आंतरिक संरचना, और लक्षण प्रारूप कहने का मतलब क्या हो गया, बाहर से दिखने वाले। तो उसको क्या बोलेंगे हम, जीन प्रारूप कहने का मतलब क्या हो गया, जीनी संरचना। जीनी संरचना कहने का मतलब क्या हो गया, अंदर जाके देखना। लक्षण प्रारूप कहने का मतलब क्या हो गया, बाहरी स्वरूप। क्या होगा, बाहरी स्वरूप, बाहर से देखना क्या कहलाएगा भाई, लक्षण प्रारूप कहलाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं। आगे चलते हैं हम और डिस्कस करते हैं किसके बारे में, मेंडलिज्म। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, मेंडलिज्म यानी मेंडलवाद। इतनी सारी होगी हमारी टर्मिनोलॉजी होगी। हाँ, एक और बात कर लेते हैं हम, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, स्व परागण क्या होगा, हम उसकी बात आगे ही करेंगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेंडलवाद। ठीक है, ध्यान देना, मेंडलवाद, मेंडलिज्म। कौन था ये मेंडल, कौन था ये मेंडल, और उसने क्या किया था, और उसने कौन कौन से नियम दिए थे, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी अभी तक तो हमने केवल और केवल टर्मिनोलॉजी को देखा था। आगे चलते हैं और पूरा इसके ऊपर जो मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे, कौन कौन से लॉ दिए थे, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि मेंडल कौन थे। तो मेंडल, जिसका पूरा नाम था ग्रीगर जॉन मेंडल। क्या बोलेंगे इसको, ग्रीगर जॉन मेंडल। नाम क्या था इसका पूरा नाम, ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल भाई साहब का जो जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में। और भाई साहब का जो स्वर्गवास हुआ था, वो स्वर्गवास कब हुआ था भाई, 6 जनवरी को, 6 जनवरी 1884 के अंदर भाई साहब हमारे से दुनिया छोड़ के चल बसे थे।
तो ये कौन थे? ग्रीगर जॉन मेंडल। कौन थे? ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल एक महान वैज्ञानिक, समझना चीजों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीगर जॉन मेंडल, हम मेंडलिज्म की बात करते हैं सबसे पहले बात आती है कि मेंडल है कौन? तो मेंडल एक वैज्ञानिक थे। कौन थे भाई? मेंडल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारे पौधों के ऊपर प्रयोग किया था और उसने बहुत सारे आनुवांशिक नियमों को खोजा था। ठीक है, तो मेंडल साहब का पूरा नाम क्या हो गया? ग्रीगर जॉन मेंडल। सभी याद करेंगे मेंडल का नाम क्या हो गया भाई? ग्रीगर जॉन मेंडल, जिनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को, तथा उनका स्वर्गवास कब हुआ था भाई? 6 जनवरी को हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, इन्हें क्या बोलेंगे हम? आनुवांशिकता का जनक कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आनुवांशिकी का क्या बोलेंगे हम? जनक कहते हैं। आनुवांशिकी का क्या बोलेंगे हम? जनक बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या हो गया? आनुवांशिकता का जो जनक हैं, जो जेनेटिक्स का जो फादर है, वो फादर किसे बोलेंगे हम? फादर बोलेंगे किसको? मेंडल को। अब किसी को फादर का दर्जा कब दिया जाता है? फादर का दर्जा तब दिया जाता है जब उसने अपने फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया हो, बहुत ज़्यादा रिसर्च की हो, तब उसको खुशी के अंदर क्या किया जाता है? उनको दर्जा दिया जाता है। किसका? फादर का दर्जा दिया जाता है। जो हमारे मेंडल साहब थे, सुनना सभी, जो हमारे मेंडल साहब थे, वो मेंडल साहब पढ़ाते थे, वो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का अध्ययन कराते थे। यानी पेशे से क्या थे? वो अध्यापक थे। पेशे से क्या थे? अध्यापक थे। और उन्होंने क्या किया? अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ में, कॉलेज की पढ़ाई के अध्यापन के साथ में, पढ़ाने के साथ साथ में, उन्होंने एक पास के अंदर एक मौजूद एक सर्च करने का मतलब क्या हो गया? जो क्रिश्चियन के होते हैं वहां पर क्या किया? उन्होंने एक पादरी यानी क्या हुआ? फादर के नाते वहां पर काम किया। तो चर्च के अंदर वो काम करे थे फादर के नाते। तो ये काम करते किसके अंदर? चर्च के अंदर काम करते। किसके अंदर? चर्च के अंदर फादर के नाते काम करे थे। फादर कहने का मतलब क्या हो गया? पादरी हो गया। अरे भाई, मंदिरों के अंदर होते हैं पुजारी, मस्जिदों के अंदर होते हैं मौलवी, और चर्च के अंदर क्या होते हैं? फादर होते हैं, पादरी होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो वहां पर वो काम करते थे और उसी के सामने, समझना अब स्टोरी वाइज समझना चीज़ों को, उसी के सामने एक गार्डन था, एक बगीचा था, एक बगिया था। उसी के अंदर एक पौधे लगे हुए थे, मटर के पौधे लगे हुए थे। उन्होंने, इनका दिमाग बड़ा ही थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे चंचल था। उन्होंने आनुवांशिक, उनकी हमेशा रुचि रही है कि आनुवांशिकता को समझने की। यानी उनको लगा कि अगर एक पेड़ का दूसरे पेड़ के साथ में अगर पॉलिनेशन कराया जाए, अगर परागण कराया जाए, तो यहाँ पर जो तीसरा वाला पौधा होगा वो कैसा बनेगा। तो उन्होंने बहुत सारे दिमाग के अंदर बातें थी। तो उन्होंने 7 साल क्या प्रयोग किया, 7 साल उन्होंने क्या की? मेहनत की। तो आपको ग्रीगर जॉन मेंडल साहब का परिचय समझ में आ गया होगा। ग्रीगर जॉन मेंडल पूरा नाम है, जिसको क्या बोलेंगे हम? आनुवांशिकता का क्या बोलेंगे? जनक बोलेंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलेंगे। ध्यान देना, यानी जेनेटिक्स का जो फादर हो गया वो कौन हो गया? अपना ग्रीगर जॉन मेंडल। और ये पेशे से क्या थे? एक अध्यापक थे, साथ ही साथ में ये एक सर्च के अंदर काम कर रहे थे। और इसका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रिया में। कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं, ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। बातें समझ में आ गई होगी आपको। ये पादरी थे और चर्च के अंदर काम कर रहे थे। लेकिन दुख की बात ये कि जब उन्होंने काम किया था, ध्यान देना सभी सुनेंगे, जब उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर जो काम किया था, लोगों ने उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी थी। उन्होंने बताया कि अरे भाई, मैं आनुवांशिक यानी जो मैं जेनेटिक्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए हैं, मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किया। ध्यान देना। और उन्होंने जो अपने सिलेक्शन के लिए जो पौधा काम में लिया था, वो किसका पौधा काम लिया था? मटर का पौधा। किसका पौधा काम लिया था उसने? मटर का पौधा। यानी उसने उद्यान मटर काम लिया। उद्यान मटर का नाम क्या हो गया? अपना मटर कौन सा हो गया? पाइसेम सटाइवम। कौन सा हो गया? पाइसेम सटाइवम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडल ने कौन से वाले पौधे का चयन किया था? ठीक है, तो उसने कौन सा लिया था? उसने उद्यान मटर यानी पाइसम सटाइवम पौधे का उपयोग किया था। उन्होंने पाइसम सटाइवम पौधे का उपयोग किया था। ठीक है, उद्यान मटर का। अब मेंडल ने
मेंडल ने इस मटर का चयन क्यों किया, हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या उनको ये अच्छा लगा था या फिर उनको ऐसा लगा था कि हाँ इसके ऊपर जो मटर की जो फलियां आएगी उसको हम खाएंगे बैठ के मजे के साथ में, या फिर उनके अंदर कोई एक और ऐसे लक्षण होते हैं मटर के अंदर जिसके कारण मेंडल को लगा कि हमारे लिए जो उत्तम रहेगा, जो पौधा प्रयोग के लिए जो उत्तम रहेगा वो मटर का पौधा ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं मेंडल साहब ने अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन उनको मेहनत की क्रेडिट है वो उस टाइम नहीं मिली थी। तो मेंडल साहब का बाद में क्या हो गया, उन्होंने क्या किया, मजे की बात ये कि उन्होंने जो भी अपने प्रयोग किए थे, जो भी प्रयोग किए थे उन सभी प्रयोगों को अपने डायरी के अंदर नोट करते थे। हाँ, जैसे समझो, जैसे उन्होंने आज एक मटर का पौधा लिया, दूसरे वाले मटर का पौधा लिया और उसका क्या कराया, पॉलिनेशन कराया, तो रोज की जो सारी चीजें हैं वो अपनी डायरी के अंदर वो नोट करते थे। उसी से पता चला कि हाँ मेंडल साहब ने ऐसे ऐसे काम किए। अगर वो चीजें नहीं लिखते तो आज हमें पता नहीं होता और आज हमें ये जेनेटिक्स पढ़नी नहीं पड़ती। बात समझ में आ रही क्या? और जेनेटिक्स के बारे में जानकारी नहीं होती। ये जेनेटिक्स को हम ऐसे ही नहीं पढ़ते, जेनेटिक्स के बहुत सारे महत्व हो गए, हम उसको पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, यानी जेनेटिक्स के अनुवांशिकता के क्या क्या महत्व होते हैं। अब समझो कि जो मेंडल साहब थे, मेंडल साहब ने 7 साल तक अपने काम किए, 7 साल तक काम किए, लेकिन उनके जाने के 17 साल बाद भी, समझो भाई समझो, वो चल बसे थे, उनका स्वर्गवास होने के बाद भी, दुनिया छोड़ने के बाद भी 17 साल बाद लोगों को पता चलने लगा, यानी उनके टोटल जो काम रहा वो कितना रहा, 34 वर्षों तक उनके काम छुपे हुए रहे। अरे देखो कितना दुख हुआ होगा मेंडल साहब को कितना दुख हुआ होगा, अपने काम आज किए और लोगों को पता ही नहीं चला। उसके 34 वर्षों बाद में ये सामने आया कि मेंडल साहब ने जो अभी जानकारी हम दो दे रहे हैं, अभी जो हम झंडे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो काम तो मेंडल साहब कब के ही करके चले गए। तो क्या कारण था ऐसा, क्या ऐसा कारण रहा होगा कि मेंडल ने जो काम किए थे वो इतने साल तक छुपे हुए रहते? तो उसको जानते हैं मेंडलवाद। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे मेंडल के कार्य 34 वर्षों तक छिपे रहने के कारण। अरे बात समझ में आ रही होगी सबको। मेंडल साहब ने 7 साल तक मटर के पौधे के ऊपर उसने प्रयोग किए थे, ये बातें चल रही हैं, बहुत पुरानी बातें हैं। ठीक है, यानी उस टाइम उन्होंने 7 साल तक मटर के ऊपर प्रयोग किया था, लेकिन दुख की बात ये कि वो चल भी गए, लेकिन अभी तक लोगों को जानकारी नहीं थी कि ये मेंडल साहब ने कौन कौन से काम किए होंगे। तो क्या कारण रहा होगा कि मेंडल साहब के जो कार्य हैं वो इतने साल तक छुपे हुए रहे? तो सबसे पहले कार्य की बात करें, मेंडल वहां पर उस टाइम जब मेंडल प्रयोग कर रहे थे उस टाइम पर संचार सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं थी। देखो समझना चीज़ों को, यानी जो कम्युनिकेशन की जो व्यवस्था थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मेंडल को लगा कि मैं अपने दोस्तों को वगैरह फ़ोन करूं और उसको बताऊं कि मैंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, मैंने ऐसे ऐसे प्रयोग किए, लेकिन उस टाइम तो इतनी ज़्यादा संचार सुविधाएं नहीं थी, मेंडल अपने मित्रों के साथ में या फिर अपने परिवारजनों के साथ में ये सारी चीज़ें बताने में असमर्थ रहा, वैज्ञानिकों को बताने में असमर्थ रहा, क्योंकि कम्युनिकेशन की व्यवस्था वहाँ पर अच्छी नहीं थी। ठीक है, संचार सुविधाएं वापस अच्छी नहीं थी और मेंडल को गुर्दे की बीमारी, ब्राइट बीमारी होने के कारण क्या हो गया, उनका देहांत हो गया और मेंडल के जो कार्य है वो छिपे के छिपे रहे। और सुनो, और क्या कारण था? और कारण ये था कि मेंडल साहब मेंडल साहब देखो गणित के भी मास्टर थे, ध्यान देना, मेंडल साहब गणित के भी मास्टर थे और उन्होंने अपने जो आनुवांशिकता के उन्होंने नियम दिए थे, सभी सुनेंगे सभी चीज़ों को, उन्होंने आनुवांशिकता के जो नियम दिए थे उन नियमों के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, गणित के कुछ आंकड़े का उपयोग कर दिया। वापिस सुनो, उसने क्या किया, गणित के कुछ आंकड़ों का उपयोग किया, यानी उसने बताया, वैज्ञानिकों को बताया कि अरे भाई सुनो, मैंने कुछ आनुवांशिकता के अंदर प्रयोग किए हैं, मैंने कुछ नियम बनाए हैं, मैंने
दो मटरों को मिलाकर तीसरा मटर की प्रजाति बनाई है, एक रोचक प्रजाति बनाई है। तुम भी तो सुन लो, सभी मेरे सामने सुन लो, देख लो, मैंने ऐसे ऐसे काम किए। लेकिन वैज्ञानिकों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सारे वैज्ञानिक एक उस टाइम खोज हो चुकी थी डार्विनवाद की। ठीक है, डार्विन कौन है? एक डार्विन वैज्ञानिक है। उस टाइम डार्विनवाद की खोज हो चुकी थी, सारे वैज्ञानिक उसमें व्यस्त थे। सारे वैज्ञानिक उसमें व्यस्त होने के कारण डार्विन को, मेंडल के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और मेन जो मूल कारण था, वो मूल कारण क्या था कि संसार सुविधाएं अच्छी नहीं थी। और एक कारण हम ये मान सकते हैं कि मेंडल ने जो गणित के जो आंकड़ों का उपयोग किया था, उसने बताया होगा 2-3 वैज्ञानिकों को बताया कि ये मैंने प्रयोग किया। वैज्ञानिक होते हैं बायोलॉजी वाले, और बायोलॉजी वाले गणित को देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो उन्होंने जो गणितीय आंकड़ों का जो उपयोग किया था, वो वैज्ञानिकों को अच्छा नहीं लगा था। इसके कारण ही हम कह सकते हैं कि 34 वर्षों तक कार्य उसके छुपे रहे। हम बात ये भी करेंगे तो 34 वर्षों के बाद में कैसे मेंडल बाबा वापिस प्रकाशित हुए और कैसे इनकी खोजें सामने आई, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेंडल साहब के जो कार्य थे वो 34 वर्षों तक छुपे हुए क्यों रहे। बात समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहला जो इसमें कारण था, वो कारण क्या था? उस समय संसार सुविधाएं, संसार कहने का मतलब क्या हो गया भाई? संचार कहने का मतलब क्या हो गया? कम्युनिकेशन व्यवस्था है वहां पर, संसार सुविधाएं। यानी वहां पर जो कम्युनिकेशन की जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं थी। मेंडल को भेजने में प्रॉब्लम हो रही थी दूसरे वाले देश के अंदर, उनके जो मित्र वगैरह रहते थे। ठीक है, और सेकंड उसका कारण क्या बताया गया? मेंडल के द्वारा अपनाया गया गणितीय विश्लेषण। वैज्ञानिकों को स्वीकार्य नहीं था। बात समझ में आ रही क्या? तो क्या कारण था कि मेंडल के जो काम है वो 34 वर्षों तक छुपे हुए रहे? पहला कारण यह था कि उस टाइम संसार सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी। और क्या हुआ कि वैज्ञानिकों के द्वारा, मेंडल के द्वारा जो अपनाया गया जो गणितीय तरीका था, वो वैज्ञानिकों को स्वीकार्य नहीं था। अब हम कल बात करेंगे कि मेंडल के जो पुनर्खोज किसने की, कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल को वापस जागृत किया और उनकी खोज को लोगों के सामने प्रकाशित किया। ओके, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अभी तक जो पढ़ाया गया है उसको आरबीएससी की बुक से आपको एक बार रीड करना है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू।